नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। दिल्ली नगर निगम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। राजेंद्र नगर इलाके में अवैध रूप से बेसमेंट में संचालित हो रहे 13 कोचिंग सेंटरों को सील किया गया है। इनमें आईएएस गुरुकुल, चहल अकादमी, प्लूटस अकादमी, साइट ट्रेडिंग, आईएएस सेतु, टॉपर्स अकादमी, दैनिक संवाद, सिविल्स, डेली आईएएस, करियर पावर, 99 नोट्स, विद्या गुरु गाइडेंस, आईएएस, ईजी फॉर आईएएस शामिल है। एमसीडी अधिकारियों ने जानकारी दी है कि ये कोचिंग सेंटर राजेंद्र नगर के विभिन्न इलाकों में संचालित हो रहे थे। इनमें नियमों का उल्लंघन करते हुए बेसमेंट में कोचिंग संचालित होता पाया गया। कोचिंग सेंटर हादसे में जान गंवाने वाले तीनों छात्रों की याद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कैंडल मार्च निकाला और इस हादसे में जान गंवाने वाले छात्र छात्राओं को श्रद्धांजलि दी और न्याय की मांग की। एबीवीपी ने यह भी कहा कि अगर मुखर्जी नगर की घटना से दिल्ली सरकार और एमसीडी ने सबक लिया होता तो राजेंद्र नगर की घटना से बचा जा सकता था। प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बात करते हुए एमसीडी के अतिरिक्त आयुक्त तारिक थॉमस ने कहा कि घटना में सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाएगा, घटना में कार्रवाई की जाएगी। संसद का बजट सत्र आज हंगामेदार हो सकता है। दिल्ली में कोचिंग सेंटर हादसे का मुद्दा इस समय काफी गर्म है। बीजेपी की ओर से आज इस मुद्दे को सदन में उठाया जा सकता है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल भी इस मसले पर गंभीर है। कल ही उन्होंने कहा था कि वो संसद में इस मसले को उठाएंगी। मालीवाल वैसे भी इस समय केजरीवाल सरकार से नाराज चल रही हैं। इसके अलावा आज राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में बजट पर चर्चा सूचीबद्ध है। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से पत्रावलियां भी सदन में रखी जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट आज अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और उनकी अंतरिम जमानत की याचिका पर फैसला सुनाएगा। 17 जुलाई को कोर्ट ने दोनों पर फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी। अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। भ्रष्टाचार मामले की जांच सीबीआई कर रही है और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी कर रही है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने यह कहते हुए जमानत मांगी है कि वो 16 महीने से हिरासत में हैं और पिछले साल अक्टूबर से उनके खिलाफ मुकदमे में कोई प्रगति नहीं हुई है। सर्वोच्च न्यायालय आज से 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालत सप्ताह का आयोजन करेगा। सुप्रीम कोर्ट अपनी 75वीं वर्षगांठ पर विशेष लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। इसमें पक्षकारों की सहमति से सौहार्दपूर्ण तरीके से काफी मामले निपटने की उम्मीद है। विशेष लोक अदालत में वैवाहिक विवाद, संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, जमीन अधिग्रहण, मुआवजा सर्विस और लेबर आदि मामलों का निपटारा किया जाएगा। टोक्यो के क्वाड विदेश मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि विश्वसनीय और पारदर्शी डिजिटल सहयोग पर जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह आपूर्ति श्रृंखला को भी लचीला बनाए रखना जरूरी है। ग्लोबल ऑर्डर में आ रहे परिवर्तन को रेखांकित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि सामूहिक प्रयत्नों से ही हम मानवीय और प्राकृतिक बाधाओं से निपटकर अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में सुधार ला सकते हैं। खुले, स्थायी, सुरक्षित और समृद्ध हिंद महासागर क्षेत्र की वकालत करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने इस क्षेत्र में विभिन्न देशों के बीच परस्पर सहभागिता को बढ़ावा देते हुए व्यापक राजनीतिक समझ, आर्थिक और प्रौद्योगिक साझेदारी में बढ़ोतरी और नागरिकों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने पर बल दिया।
क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने जापान गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज अपनी ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पेनी वोंग से मुलाकात की। उन्होंने एक्स पर कहा कि आज टोक्यो में ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग से मुलाकात करके सुबह की बहुत अच्छी शुरुआत हुई। इस साल क्वाड का शिखर सम्मेलन भारत में होना प्रस्तावित है। उससे पहले विदेश मंत्रियों की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। भारत और सऊदी अरब के बीच निवेश पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की पहली बैठक आयोजित की गई। वर्चुअल हुई इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा और सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने की। दोनों पक्षों ने टास्क फोर्स की तकनीकी टीमों के बीच हुई चर्चा की समीक्षा की। इसके साथ ही रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल संयंत्रों, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली, दूरसंचार, नवाचार सहित सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय निवेश के विभिन्न अवसरों पर भी रचनात्मक चर्चा की। उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। बैठक में मोर्चा के प्रदेश व क्षेत्रीय पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और महामंत्री उपस्थित रहेंगे। बैठक में उपचुनाव जीतने के लिए पिछड़ी जातियों को साधने की रणनीति पर मंथन होगा। कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 2 अगस्त तक चलने वाले इस मानसून सत्र में सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। उपचुनाव से पहले राज्य सरकार इस अनुपूरक बजट के जरिए प्रयागराज कुंभ की तैयारियों के लिए धनराशि और चल रही योजनाओं को रफ्तार देने का कार्य भी करेगी। सत्र के पहले दिन औपचारिक कार्य होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सचेतक मंडल की बैठक में भाग लिया। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है। प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कई क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार देर रात दिल्ली से लौटने के बाद राज्य बाढ़ कंट्रोल रूम पहुंचकर प्रदेश के जिलों में अतिवर्षा और बाढ़ की स्थिति के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। अतिवर्षा से प्रभावित जिलों के कलेक्टर्स को मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आवश्यकता अनुसार राहत शिविर लगाने, प्रभावित नागरिकों को भोजन और अन्य जरूरी सामग्री मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। देश में इस समय बाढ़, लैंडस्लाइड, सड़क और पुल टूटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने जर्जर हो चुके 75 पुलों को तोड़ने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश भर में 721 पुलों की जांच की गई थी। कानपुर क्षेत्र के 10, महारनपुर के 6, उन्नाव में 4, मैनपुरी, अमेठी, गाजीपुर, सोनभद्र, सीतापुर में 3-3 पुल जर्जर अवस्था में मिले हैं। वहीं लखनऊ, जालौन, हरदोई, प्रयागराज, आजमगढ़ और खीरी में 2-2 पुल जर्जर अवस्था में मिले हैं। 4 वर्ष पूर्व देश भर के छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जारी की गई थी। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 4थी वर्षगांठ। शिक्षा नीति के 4 वर्ष पूरे होने पर शिक्षा मंत्री द्वारा कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाएंगी। शिक्षा मंत्रालय अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने की 4थी वर्षगांठ मना रहा है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम नई दिल्ली के मानिक शॉ सेंटर ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहेंगे। दिल्ली की आईएनए मार्केट में एक फास्ट फूड शॉप और एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। दमकल की 8 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हादसे में 6 लोगों के झुलसने की खबर है। दिल्ली फायर सर्विस के एसटीओ ने बताया कि एक चाइनीज फूड कॉर्नर और एक रेस्टोरेंट में आग लगी थी। घायलों में फास्ट फूड कॉर्नर के मालिक भी शामिल हैं। दिल्ली के चांदनी चौक में कल शाम एक इमारत का कुछ हिस्सा ढह गया। अभी तक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह बरकरार है। तीर्थयात्रियों का एक और जत्था पंथा चौक आधार शिविर से अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। इस साल अमरनाथ यात्रा ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देश भर में सावन के दूसरे सोमवार को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। सुबह से ही श्रद्धालु शिव मंदिरों में जल चढ़ा रहे हैं।
और पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 4 साल में भारत में बाघों की संख्या में 24% की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं दुनिया के लगभग 70% बाघों का घर है भारत। आदित्य बिरला ग्रुप के स्वामित्व वाली सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक ने बोर्ड ने इंडिया सीमेंट लिमिटेड में 32.72% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही सरकार ने सब्सिडी को 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 778 करोड़ रुपए कर दिया है। पंजाब नेशनल बैंक का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 2 गुने से ज्यादा होकर 3,252 करोड़ रुपए रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की REC लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 16.57% बढ़कर 3,460.19 करोड़ रुपए रहा। कोल इंडिया लिमिटेड 89.6 करोड़ टन सालाना क्षमता और 1,33,576 करोड़ रुपए की मंजूर कैपिटल वाले 119 प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ा रही है। इस्पात सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने कहा कि सरकार की ओर से बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिए जाने से इस्पात की मौजूदा मांग मजबूत बनी हुई है। सरकार ने खानों की बिक्री के तीसरे चरण के तहत 3 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक की नीलामी रद्द कर दी है। इनमें एक जम्मू कश्मीर की लिथियम खान भी शामिल है। बोलीकर्ताओं की संख्या निर्धारित से कम होने की वजह से सरकार ने नीलामी रद्द की है। सरकार यह नीलामी स्वच्छ विकल्प और महत्वपूर्ण खनिजों के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए करने जा रही है। भारत सरकार की ओर से किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कई प्रकार की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें किसानों की खेती लागत में कमी आए और मुनाफा अधिक हो। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देश की टॉप 10 कंपनियों में से 6 की वैल्यू बीते हफ्ते कंबाइंड रूप से 1.85 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। इस दौरान लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टॉप गेनर रही। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ए संभाल कर, हाँ आई मारो पप्पा फॉरेन थी लाई आव्यो। हाँ ए सत्यानाश भाई, नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दिकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जानें फटाफट अंदाज में। भारतीय रेलवे सुरक्षा बढ़ाने के लिए कवच सिस्टम लगाने से लेकर नई टेक्नोलॉजी जैसे हाइड्रोजन का उपयोग करने जा रहा है। भारत इस साल अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन शुरू कर देगा और 2047 तक ऐसी ट्रेनों की संख्या बढ़कर 50 हो जाएगी। जानकारी देते हुए रेलवे बोर्ड के सदस्य अनिल कुमार खंडेलवाल ने कहा कि रेलवे में सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 16 जुलाई को कवच के चौथे वर्जन का अंतिम विनिर्देश कर लिया जाएगा। पूरे देश में इसे लागू करने के तहत 1400 किलोमीटर के ट्रैक पर काम पूरा हो चुका है।
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि देश से बाहर जाने के मामले में कर भुगतान प्रमाण पत्र सिर्फ गंभीर वित्तीय अनियमितता करने वालों और भारी कर बकाया रखने वाले भारतीयों के लिए ही अनिवार्य है। जगुआर लैंड रोवर के इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए तमिलनाडु निर्यात केंद्र बनेगा। करीब 9,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना की आधारशिला सितंबर तक रखे जाने की उम्मीद है। पहली बार किसी प्रीमियम वाहन को असेंबल किए जाने के बजाय पूरी तरह से भारत में ही बनाया जाएगा। नई इकाई 12 से 18 महीने के भीतर चालू हो जाएगी। चेन्नई का श्रीराम ग्रुप मौजूदा वित्त वर्ष में परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कारोबार में उतरने वाला है। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक से कंपनी को मंजूरी भी मिल चुकी है। कंपनी का धन प्रबंधन कारोबार श्रीराम कैपिटल की सहायक इकाई श्रीराम क्रेडिट के अधीन रहेगा और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कारोबार का प्रबंधन श्रीराम कैपिटल करेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 का बजट वेतनभोगी कर्मचारी और मध्यम वर्ग के हित में है। बांग्लादेश में 11 दिन के बाद रविवार को मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बहाल कर दिया गया। हाल ही में सरकारी नौकरियों में मिलने वाले आरक्षण को लेकर छात्रों ने हिंसक विरोध प्रदर्शन किया था। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मोबाइल इंटरनेट संपर्क बहाल होने के बाद 3 दिनों तक सभी उपयोगकर्ताओं को 5 GB इंटरनेट डाटा मुफ्त दिया जाएगा। दक्षिणी आइसलैंड में ग्लेशियर की बाढ़ से एक रिंग रोड जलमग्न कर दिया। इससे पास के पुल का एक हिस्सा टूट गया। कनाडा के जैस्पर में अग्निशमन प्रमुख का घर जलकर खाक हो गया, जबकि पर्यटक शहर में भारी नुकसान हुआ है। भीषण आग ने शहर के लगभग 1/3 हिस्से को नष्ट कर दिया, जिसमें अग्निशमन प्रमुख का घर भी शामिल है। सरकारी एजेंसी पार्क्स कनाडा ने कहा कि जैस्पर नेशनल पार्क में लगी आग की स्थिति अभी भी नियंत्रण से बाहर है। उष्णकटिबंधीय तूफान गेमी ने लगातार भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ, जिससे चीन के दक्षिणी हुनान प्रांत में लगभग 12 लोगों की मौत हो गई। पूर्वोत्तर में अचानक बाढ़ आ गई और अन्य जगहों पर रेलवे बाधित हो गया। गेमी से आने वाली चक्रवाती हवाएं, जिन्हें टाइफून से कमतर आंका गया था, रविवार तक लगभग समाप्त हो गई थी, लेकिन चीन के कई हिस्से पहले की बारिश के बाढ़ के जोखिम के लिए अलर्ट पर बने हुए हैं। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने चुनाव में अपना वोट डाला। कराकस में एक मतदान केंद्र के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए मचाडो ने चुनाव में उच्च मतदान प्रतिशत पर प्रकाश डाला और वेनेजुएला में राजनीतिक प्रक्रिया में लगे रहने का आग्रह किया। अमेरिका के एरिजोना राज्य में सैंडस्टोन फायर का दायरा लगभग 3,200 एकड़ से बढ़कर 10,000 एकड़ से अधिक हो गया। जंगल में आग लग गई और संभवतः क्षेत्र में लगभग दैनिक गरज के साथ बिजली गिरने के कारण आग लगी। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने चीन के साथ देश की सीमा के पास बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया, जहां 5,000 लोग प्रभावित हुए हैं। सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 5,000 लोगों की जान बचाई। किम जोंग उन ने बचाव प्रयासों के लिए सेना की प्रशंसा की है। आज पेरिस ओलंपिक के मेडल राउंड के तीसरे दिन भारत को शूटिंग में 2 और मेडल की उम्मीद, जिससे महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में रमिता जिंदल और पुरुषों के अर्जुन पबूता फाइनल में खेलते नजर आएंगे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम अर्जेंटीना से भिड़ेगी। भारतीय टीम अपनी जीत की लय को कायम रखने उतरेगी। पुरुष पूल बी में ये मुकाबला खेला जाएगा। तीरंदाजी में पुरुष टीम आज क्वार्टर फाइनल में तरुणदीप राय, धीरज बोम्बादेवरा, प्रवीण जाधव चुनौती पेश करेंगे। शाम 6:30 बजे से यह प्रतिस्पर्धा होगी। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिला दिया है। मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। ओलंपिक में 12 साल बाद निशानेबाजी में भारत के लिए पदक आया। मनु ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली महिला निशानेबाज बन गई हैं। भारतीय महिला निशानेबाज मनु भाकर ओलंपिक में मिली सफलता से खुश हैं। उनका कहना है कि देश के लिए ओलंपिक से स्वर्ण पदक लाने की कोशिश जारी रखेंगी। राष्ट्रपति ने मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने पर बधाई दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने लिखा कि भारत को मनु भाकर पर गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनु भाकर से फोन पर बात की। पीएम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर मनु भाकर को बधाई दी। पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल दिलाने पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी मनु भाकर को बधाई दी है।
पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला कांस्य पदक दिलाने पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने निशानेबाज मनु भाकर को बधाई दी। मनु भाकर के कोच जसपाल राणा ने माना कि मनु के लिए पदक की राह आसान नहीं थी, लेकिन दबाव से निकलने की कला ने न सिर्फ मनु का हौसला बढ़ाया बल्कि पूरे भारतीय दल को आगे अच्छा करने की ऊर्जा भी दी है। पेरिस ओलंपिक में मनिका बत्रा ने टेबल टेनिस में महिला सिंगल के राउंड ऑफ 64 में जीत हासिल की। उन्होंने ब्रिटेन की एना हर्से को 4-1 से हराया। निकत जरीन ने पेरिस ओलंपिक में जर्मनी की मैक्सी करीना क्रोइट्जर पर जीत के साथ महिलाओं के 50 किलोग्राम मुक्केबाजी ओलंपिक के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। पीवी सिंधु ने पेरिस ओलंपिक में अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है। ग्रुप दौर के पहले मुकाबले में सिंधु ने मालदीव की फातिमत नब्बाह अब्दुल रज्जाक को हराया। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु पेरिस ओलंपिक के ग्रुप दौर में अपना अगला मुकाबला क्रिस्टन कुबा से 31 जुलाई को खेलेंगी। अचंता शरद कमल को पहले मैच में ही हार का सामना करना पड़ा। शरद कमल को टेबल टेनिस के पुरुष एकल में राउंड ऑफ 64 में स्लोवेनिया के कोजुल डेनी ने 4-2 से हराया। पेरिस ओलंपिक में भारत के बलराज पवार ने रोइंग में पुरुषों के सिंगल स्कल्स क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बलराज ने आज रेपेचेज राउंड में दूसरा स्थान हासिल किया। ओलंपिक में अपना डेब्यू कर रही भारत की महिला मुक्केबाज प्रीति पवार ने 54 किलोग्राम स्पर्धा के पहले दौर के मुकाबले में वियतनाम की खिलाड़ी को 5-0 से शिकस्त दी। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई है। भारतीय टीम को क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा है। भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गए हैं। उन्हें फ्रांस के क्वारेंटीन माउटेट ने 2 घंटे 30 मिनट तक चले मैच में हरा दिया। श्रीलंका ने महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में श्रीलंका ने भारत को 8 विकेट से हराने में सफलता पाई। भारतीय दर्शक डेडपूल और वुल्वरीन की जोड़ी को खूब पसंद कर रही है। यह वजह है कि यह घरेलू बॉक्स ऑफिस पर भी खूब कमाई कर रही है। अजय देवगन की फिल्म दे दे प्यार दे 2 साल 2025 में रिलीज होगी। श्रद्धा कपूर राजकुमार राव की अपकमिंग हॉरर कॉमेडी स्ट्रीट 2 15 अगस्त को रिलीज होगी। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी 6 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म खेल खेल में भी 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। अजय देवगन और तब्बू की फिल्म औरों में कहां दम था 2 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। तापसी पन्नू और विक्रांत मेसी की फिल्म फिर आई हसीना दिलरुबा 9 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। जानवी कपूर की फिल्म उलझ 2 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए है तैयार। निखिल आडवाणी के निर्देशन में बनी फिल्म वेदा इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। फिल्म में जॉन अब्राहम और शर्बरी बाग जैसे सितारे मुख्य भूमिका में हैं। मलयाली फिल्म अभिनेता दुलकर सलमान अब तेलुगु फिल्म आकाशम लो ओका तारा में नजर आएंगे। निर्देशक करण जौहर ने फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के 1 साल पूरे होने पर दर्शकों का आभार जताया। फिल्म 1 साल पहले आज ही के दिन रिलीज हुई थी। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।